हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। ओके, अब आने वाले समय में बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए 12th के लिए खास में खास इम्पोर्टेंट होता है मार्वल, एक मार्वल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अभी से अपने कंटिन्यूस वीडियो बनाएंगे मार्वल की सॉल्यूशन की 2025-26 से। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से, स्टेटिस्टिक्स का है। अब सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पर टारगेट करना चाहिए, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से 39 होता है। ओके, टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 9। अब उसमें से मुझे अटेम्प्ट करने हैं ओनली 7, और 7 अटेम्प्ट करने हैं, ईच 2 मार्कर होता है, तो 7 2 14 है। अब हमको प्लान बनाना है कि हम कौन से 7 अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे देखने जाओ तो इजीली सब चैप्टर के जो शॉर्ट सम्स होते हैं, कि खास आपको प्रिपेयर करना रहता है एग्जाम्पल्स, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस का साथ में एक एग्जाम्पल बनता है वो, और सेक्शन सी जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में अवेलेबल होता है वही ट्राई करना है। बरोबर, बेस्ट में बेस्ट इनका ये है कि ये लोग बाहर का कुछ भी नहीं पूछते, टोटली बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक ही रहता है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 आपका होगा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 से। ओके, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ये पार्ट 1 के पहले तो आपको पार्ट 1 के चारों 4 चैप्टर अच्छे से करने ही है। ये चारों 4 करोगे तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आता है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में फर्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 प्रोबेबिलिटी। अब बहुत से बच्चों को बोलते सर प्रोबेबिलिटी तो यार बहुत दिक्कत वाली है ना, तो अगर आप यहाँ चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। चैप्टर 2 भी अगर आप स्किप करो तो चैप्टर 4 के 2 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और चैप्टर 5 का करना पड़ेगा। चैप्टर 4 लिमिट है, और चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन है, डेरोगेटिव बोलते हैं जिसको। डन। तो ये है आपका पूरा सेक्शन सी। हर एक टॉपिक में देखो स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, मजदूरी तो हर कोई करता है। बराबर, देखने का अपने कौन से चैप्टर अपने लिए इजी है मैं वही पिक करूंगा। डन, और टारगेट अपना वही होना चाहिए। राइट नाउ अपने स्टार्ट करते हैं मार्वल सॉल्यूशन। पेपर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सेक्शन सी का, कि यहाँ पे ईयर देके रखा है, एवरेज मंथली वेजेस देके रखा है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देके रखा है। अब यहाँ पर अपने को फाइंड करना है रियल वेजेस। क्या फाइंड करना है? रियल वेजेस। तो पहले ब्रैकेट में रियल वेजेस का फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला रहेगा एवरेज मंथली वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। जो आपको क्वेश्चन के अंदर देके रखा है दोनों वही रखने और मल्टीप्लाई 100 कर देना। जैसे यहाँ पे एवरेज मंथली कितना देके रखा है 36,000, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 120, और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपका आंसर आएगा कुछ 30,000। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कितना है 40,000, तो पहले अपने लिखेंगे 40,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 100। कैलसी साथ में रखना। इसमें पॉइंट में आ रहा है तो अपने पूरा लिखेंगे 26,616.67। ओके, खास ध्यान रखना है पॉइंट का, कैसे करना है वैल्यू, आगे पीछे ना उसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है 52,000 अपना क्या है मंथली वेजेस है, और डिवाइड बाय 130 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और मल्टीप्लाई 100। देखते हैं ये भी 13 4 52 डायरेक्ट आप 40,000 इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपना 56,000 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई 100। अब इसको देख लेते हैं। तो ये आया टोटल आपका 35,000। बस इतना सा क्वेश्चन था चैप्टर 1 में से। फॉर्मूला खाली रियल वेजेस का अपने को याद रखना है कि एवरेज मंथली वेजेस अपॉन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 31। अब नेक्स्ट देखते हैं 32। अब 32 में क्या बोला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट देके रखा है 0.8, मतलब इनडायरेक्टली अपने को देके रखी है आर की वैल्यू कितना है 0.8। अब जैसे ये वाले शॉर्ट सम रहता है ना, करना कुछ भी नहीं होता है। क्या रहता है कि जैसे फर्स्ट वाला अपने सॉल्व करने बैठते हैं। ओके, अब यह x के साथ और y के साथ आपको खाली साइन देखना है। जैसे इनडायरेक्टली इसने देखने जाए तो x के साथ यहाँ पे प्लस है तो देखना ही नहीं, यहाँ पर y माइनस में, मतलब दोनों को काउंट करो तो साइन एक ही बन रही है, वो है माइनस। तो आपका जो भी आंसर है वो क्या आ जाएगा -0.8। बोले सर 0.8 कहाँ से लाए? r की जो वैल्यू वही की वही पुट कर देनी है। अब साइन का देखना रहेगा, अगर दोनों में इधर पे एक ही साइन है माइनस, तो आंसर आपका आएगा माइनस में। डन। अब यहां पर सेम वही चीज है,
माइनस एक्स और माइनस वाई, अब दो साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आर की वैल्यू 0.8 है, वही की वही आएगी, कोई चेंज करेंगे नहीं। फर्क पता चला इसमें क्या करना, इधर पे बाय चांस अगर x की साइन माइनस में होती है और y ऐसा का ऐसा रहता तो भी अगर एक बार माइनस आ रहा है तो आंसर माइनस, दो बार माइनस आ रहा है तो आंसर आपका रहेगा प्लस में। बस सिंपल सा इतना लॉजिक है और कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। इसके 2 मार्क्स देख लो, कुछ था ही नहीं, खाली साइन के हिसाब से देखना और आपके पूरे 2 मार्क्स यहाँ कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लिखा है फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन एन x एंड इक्वेशन। अब x देके रखा है, x बार y बार और b देके रखा है, तो फर्स्ट जब भी इंटरसेप्ट और रिग्रेशन लाइन बोले तो निकालने का a, ये आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। तो a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार। अब y बार कितना मेरे पास, बोले सर 20, यहां से उठाना है, b कितना है 0.5, x बार कितना है तो बोले 30, 0.5 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। भाई चेंज एक बार चेक कर लेने का, क्योंकि माइनर मिस्टेक हो जाएगी तो भी आपका सम वहां रॉन्ग हो जाएगा, वो सब चेक करने नहीं बैठेंगे। y ऑन x के लिए इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन का y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a क्या है मेरे पास, बोले सर फाइन, b क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखा है 0.5, और यहाँ x की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो वो तो करने का होता है, जो भी x की वैल्यू होती है एज्यूम करके रखी होती है वो आपको लिखना रहता। तो अभी तक में अपनों ने 3 क्वेश्चन देखे, एक था चैप्टर 1 का, एक चैप्टर 2 का और एक चैप्टर 3 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। देखो बच्चे क्या करते हैं, थियरी में ज्यादातर लिखना कितना होता है वो उतना आइडिया रहता नहीं, कभी कभी बहुत ज्यादा भी लिख देते हैं, कभी कभी बहुत कम भी लिखते हैं। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन, इसमें कंपोनेंट पूछे तो फर्स्ट अपने को क्या करने का भाई, बोले टाइम सीरीज की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है तो वो लिख देने का। अगर इफ वो नहीं आ रहा है तो पहले कंपोनेंट लिख के किसी एक को समझा देने का, 2-3 लाइन भी समझाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके कंपोनेंट बता देता हूं। फर्स्ट कंपोनेंट आता है लॉन्ग टर्म और उसको ट्रेंड भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपका सीजनल कंपोनेंट। ओके, मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म और ट्रेंड, दूसरे का नाम है सीजनल, तीसरे का नाम है साइक्लिकल कंपोनेंट और फोर्थ वाले का नाम है इरेग्युलर कंपोनेंट। बराबर, ये टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, है ना। अब आप लोग सोचोगे सर ये 4 लिख के हमको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, मे भी अगर चेक करने वाला दे देवे तो ठीक, बाकी इनमें से कोई भी एक छोटा मोटा आप एक्सप्लेन कर लो या टाइम सीरीज की डेफिनेशन लिख लो तो उनको पूरे आपके 2 मार्क्स रखने। अभी तक अपनों ने 4 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 35 आता है कि इफ 2 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब 2 सिक्के उछालेंगे तो उसके रिजल्ट कितने आएंगे, तो पहले n लिख देते हैं, या तो दोनों हेड होंगे या तो दोनों टेल, या एक हेड एक टेल और एक हेड, तो मतलब टोटल कितने रिजल्ट मिले अपने को 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन है गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड आना चाहिए और एक टेल आना चाहिए। ओके, पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, एक HT और एक TH, तो मतलब कितने हुए 2। तो P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N। पॉसिबल आउटकम कितना आपका 2, टोटल कितना है 4, 2 1s are 2 2s are, तो आंसर आपका 1/2। अब नेक्स्ट है गेटिंग एट लीस्ट। अब एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। अब एट लीस्ट का मतलब कम से कम, अब कम से कम एक मतलब एक या उससे ज्यादा हो सकता है, बराबर है। प्रैक्टिकली देखने जाए तो कम से कम एक मतलब एक या उससे ज्यादा, और एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा वही, मतलब उससे कम आना है, ज्यादा आना नहीं है। जैसा उनका नाम है उनका अपोजिट करना है अपने को। यहाँ लिखा है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक बार ऐड होना चाहिए। तो देख लेते हैं पहले पॉसिबल आउटकम, एक बार हेड। अब एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार, एक बार से ज्यादा आएगा तो भी चलेगा, तो एक बार हेड तो यहां दिख रहा है,
एक बार इधर भी दिख रहा है, और एक से ज्यादा बार मतलब 2 बार। तो अपने रिजल्ट कितने आए? 3। मतलब इसका आंसर आएगा P ऑफ B m/n 3/4। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली, आप लोग सीधा ऐसा भी लिख सकते हो कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज P ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी इज डैश, ऐसा करके भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 36। नाम है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था Any4, तो यहाँ पर उसके Any4 बहुत छोटी सी अपनों ने लिखी है, इजीली याद हो सके ऐसी है। अब फर्स्ट वाला है पैरामीटर्स आर n एंड p, तो उसके जो पैरामीटर्स है वो क्या होते हैं? एक तो n होता है और एक p होता है। डन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि भाई पैरामीटर्स आर n एंड p, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, याद रखना आप लोग। सेकेंड वाला है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है भाई? डिस्क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। डन। थर्ड वाला पॉइंट है द वेरियांस। वेरियांस मतलब इसका हो जाता है NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हो जाता है √NPQ। 3 पॉइंट बनाए। पहला मैंने बताया पैरामीटर्स होते हैं उसके n एंड p। दूसरा आप लोगों ने क्या देखा कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? डिस्क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड वाला आप लोगों ने देखा कि वेरियांस इसका NPQ है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? √NPQ। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट है जो उसका मीन है वो तुम्हारा क्या है? सिर्फ NP। बरोबर, इतना आपको याद रखना है। बहुत छोटे वाले हैं, चारों चार बहुत इजी है। पहला आता है पैरामीटर, बोले सर n एंड p। दूसरा बोले डिस्क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बोले थर्ड वेरिएंस हो जाएगा NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √NPQ। फोर्थ वाला अपनों ने देखा मीन। मीन क्या रहता है इसका? सिर्फ और सिर्फ NP, साथ में लिखना रहेगा। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में बोला एक्सप्रेस n 16,0.5 इन इंटरवल n मॉड्यूलस फॉर्म। तो ये जो है आपका नेबरहुड फॉर्म है। ओके, और नेबरहुड फॉर्म कुछ ऐसा होता है NA, डेल्टा, मतलब a की वैल्यू तुम्हारी 16 है और डेल्टा की वैल्यू 0.5। अब ये कहीं घर से नहीं ला रहा हूं भाई, सीधा सीधा दिख रहा है कि फर्स्ट वाला a और सेकंड वाला क्या है? डेल्टा। तो a भी लिख दिया, डेल्टा भी लिख दिया। फर्स्ट इन्होंने बोला इंटरवल फॉर्म, तो यहां पे लिख लेते हैं इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म होता है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो a क्या है मेरा? बोले सर 16 माइनस 0.5 और 16 प्लस 0.5, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो ये हो जाएगा 15.5 और ये हो जाएगा 16.5। दैट्स योर आंसर। ब्रैकेट बनाना भूलना मत और बीच में कॉमा, यही रीत है, यही तरीका है लिखने का। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें इंटरवल फॉर्म हो गया। अब देखेंगे अपने मॉड्यूलस फॉर्म। तो मॉड्यूलस फॉर्म कुछ भी नहीं है, x माइनस a लेस देन डेल्टा। a की वैल्यू बोले सर 16, डेल्टा की वैल्यू सर 0.5। दैट्स इट, कोई चेंज नहीं करना है, बस इतना सा लिखना है। नेक्स्ट अपने देखते हैं फिर से चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है लिमिट का। देन स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड टू -2। अब देखो यहाँ पर x की पावर 7 लिख लेते हैं। अब ये -2 की पावर 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ सर प्लस की साइन है तो यहाँ कौन सी साइन हमको पुट करनी। ओके, तो ऑलवेज अपने को चेंज करनी पड़ेगी, साइन आएगी माइनस की। क्यों ऐसा? अब -2 को 7 टाइम लिखोगे तो -128 आएगा, है ना, कि अगर पावर ऑड में हो तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा -128 और माइनस, तो दोनों हो जाएंगे प्लस। एक बार चेक करके देख लेने का नीचे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -2। ना अब अपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ लिखने का अकॉर्डिंग टू x की पावर n, a की पावर n, x माइनस a इज इक्वल टू n, a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पावर क्या है अपने पास? सर 7। a क्या है अपने पास? बोले सर -2 और यहाँ पे 7 माइनस 1। तो ये -2 की पावर कितनी हो गई? 6। अब 2 को 6 टाइम लिखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो 7 मल्टीप्लाई 64, 448। दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 2
डन। तो ये था आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ है कि सिर्फ ये साइन देख लेना। बोले सर इधर प्लस है तो हम भी प्लस रखेंगे, नहीं बेटा अपने को प्लस नहीं लाना है माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला अपना माइनस के अकॉर्डिंग। डन। अब अपने देखते हैं डिटरमाइन द फंक्शन। तो फंक्शन क्या है वो लिख लेते हैं 12 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो होता है ना, फर्स्ट उसका अपने को डेरोगेटिव निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? डेरोगेटिव। ये आपका चैप्टर नंबर 5 देखना ध्यान से। डेरोगेटिव मतलब dy अपॉन dx। अब वैल्यू का तो डेरोगेटिव निकलता नहीं 4x का। अब देखो डेरोगेटिव में भी दिक्कत रहती है कि सर कैसे निकालते थे। छोटा सा डेमो देके बताता हूँ कि कैसे डेरोगेटिव निकालते थे। फिर जैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन लिखा मैंने 7x की पावर 4, तो यहाँ पे पावर क्या है 4, तो पहले पावर लिखो, मल्टीप्लाई करके डिजिट क्या है बोले सर 7, और यहाँ पर x जो है उसमें से पावर क्या कर देना है 1 कम कर देना। नॉर्मली देखने जाए तो क्या हो जाएगा 28x की पावर 3। क्लियर? सेम अब यही चीज यहाँ पर भी अपने को फॉलो करनी है। कैसे? आओ देखते हैं। ये आ गया dy अपॉन dx। इसका कुछ नहीं करेंगे। अभी देखो 4x है, इधर पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1। अब 1 आ गया तो 4 1 सा क्या हो जाएगा 4, और x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। डन। तो उसको अपने को कुछ करना नहीं, माइनस। अब 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1। ऐसा है तो उसको मैं साइड में आपको नॉर्मली रफ में सॉल्व करके बताता हूँ कि डेरोगेटिव कैसे आया। तो पहले 4x का देखते हैं। इधर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे और x की पावर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 4x की पावर क्या आ गई 0। अब किसी की भी पावर 0 आती है तो आंसर वही रहता है, कोई चेंज होता। सेम यही चीज अपने 7x स्क्वायर में करते हैं। यहाँ पावर क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7, और x की पावर 2 माइनस 1, 7 2 14, x की पावर 1 मतलब ले देके 40। तो कुछ इस हिसाब से अपना क्या आया डेरो, है ना। इसको f डैश x भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी, पुट द वैल्यू ऑफ x। तो 4 माइनस 14x है, अब वैल्यू अपने रख दी 2, 14 2 28। आपका आंसर किसने आया -24। अब ध्यान रखना आंसर प्लस में आए तो इंक्रीजिंग, माइनस में आए तो डिक्रीजिंग। तो यहाँ सीधा दिख रहा है वैल्यू अपनी किस में आ रही माइनस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने फंक्शन में क्या हो रहा है डिक्रीजिंग। अब इसका आंसर पीछे चेक करोगे तो उन्होंने अलग दे के रखा है, और आप बुक के अकॉर्डिंग देखने जाओगे तो बुक में सीधा सीधा यही लिखा है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है मार्वल में, तो चेक कर लेने का। डन। तो ये था आपका पूरा सेक्शन सी। क्लियर? जो टोटल 7 क्वेश्चन अपने करने, लेकिन मैंने आपके सामने 9 के 9 क्वेश्चन कर दिए। इसमें से जो आपको बेनिफिशियल लगे कि यार नहीं इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, आपको क्वेश्चन करने। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए